और मैं आज आपके लिए क्लास 10th इंग्लिश की जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसकी जो फर्स्ट पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, वो मैं आपके लिए आज आपके सामने लेकर आया हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट फ्लाइट टेक्स्ट बुक इन इंग्लिश फॉर क्लास 10th। और इसमें जितनी भी पोएम्स हैं उन सभी का मैं एक्सप्लेनेशन, जितना जो भी इसका एक्सप्लेनेशन है, पोएम का समरी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अलॉन्ग विद द वर्ड मीनिंग, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो जो इस बुक का जो फर्स्ट पोएम है, उस पोएम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो वॉज रिटन बाय रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट थे, उनके द्वारा ये पोएम लिखी गई थी। ये पोएम का एक कलेक्शन है, उस कौन सा कलेक्शन है मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। और उस कलेक्शन में से ये पोएम ली गई, डस्ट ऑफ स्नो। पोएम को शुरू करने से पहले थोड़ा सा पोएट के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज बोर्न ऑन 26 मार्च 1874 इन कैलिफोर्निया यूएसए। वो एक अमेरिकन पोएट थे एंड ही वॉज बोर्न ऑन 26 मार्च 1874। कहाँ जन्म हुआ था? कैलिफोर्निया यूएसए में। एंड ही वॉज द मोस्ट सेलिब्रेटेड पोएट इन अमेरिका। और अमेरिका के बहुत ही विख्यात और बहुत ही प्रख्यात पोएट रहे हैं। एंड इज बेस्ट नोन फॉर इज फॉर पोइट्री ऑन नेचर। उन्होंने जितनी भी पोएम्स लिखी वो सारी की सारी पोएम्स नेचर पर बेस्ड हैं। उसमें जो नेचुरल एलिमेंट हैं वो काफ़ी सारे उन्होंने उनको डिस्क्राइब किया है। ही मूव टू इंग्लैंड एट द एज ऑफ 38 एंड बिकेम फेमस देयर। जब वो 38 ईयर्स के हो गए, और जिनका भी उन्होंने अब उस एज तक जितना भी जितनी भी पोएम लिखी थी, उसमें अमेरिका में बहुत उनको फेमस नहीं हुए, बहुत प्रसिद्धि नहीं मिली, उनके काम की सराहना नहीं हुई। तो उस वजह से उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर लगभग 38 उम्र में वो चले गए ब्रिटेन, इंग्लैंड चले गए। और वहाँ पर कुछ 2-3 साल वहाँ पर रहे। और जो जो अमेरिका में रहकर उन्होंने पोएम्स लिखी थी, वो इंग्लैंड के पब्लिशर्स ने उनको मौका दिया और वो पोएम वहाँ पर पब्लिश हुई। और पब्लिश होने के बाद वो बहुत ही उनको सराहा गया उनको, और बहुत ही प्रसिद्धि मिली। और उसके बाद वो अमेरिका वापस आ गए। एंड ही इज बेस्ट नोन फॉर रियलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ रूरल लाइफ इन हिज पोएम्स। उनकी जितनी भी पोएम्स हैं उनमें उन्होंने जो रूरल लाइफ का मतलब है गांव की जो लाइफ है, ग्रामीण जो लाइफ है, उसका बहुत ही रियलिस्टिक उन्होंने चित्रण किया है उसका। हिज पोइटिक वर्क इंक्लूड अ बॉयजविल, ये कुछ उनके पोइट्री के कलेक्शन है। इसमें बॉयजविल है, नॉर्थ ऑफ बॉस्टन है, न्यू हैम्पशायर है, स्टीपल बुश, और बहुत सारी अन्य पोएम के कलेक्शन भी है। ही इज द ओनली पोइट टू हैव रिसीव्ड 4 पुलिट्जर प्राइज। वो दुनिया के एकमात्र ऐसे पोइट हैं जिनको 4 बार उनकी पोइट्री के लिए पुलिट्जर प्राइज मिला था। एंड ही वाज आल्सो नॉमिनेटेड फॉर नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर फॉर 31 टाइम्स। ये शायद एक विश्व रिकॉर्ड से कम नहीं होगा कि उनको लिटरेचर के लिए, नोबेल प्राइज के लिए कम से कम 31 टाइम्स वो नॉमिनेटेड हुए थे। एंड ही वॉज ऑल्सो द पोइट लॉरिएट ऑफ अमेरिका। वो अमेरिका के राज कवि भी रह चुके हैं। एंड ही डाइड ऑन 29 जनवरी 1963 इन मैसाचुसेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स। और 29 जनवरी 1963 को मैसाचुसेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स में उनका निधन हो गया। आगे बढ़ते हैं पोएम की तरफ। ये पोएम थोड़ा सा पहले इसको पढ़ लेते हैं और उसके बारे में फिर पोएम के बारे में बात करेंगे। पोएम है डस्ट ऑफ स्नो। पोएम का टाइटल है डस्ट ऑफ स्नो। The way the crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। ये फुल स्टॉप यहाँ पर आना चाहिए था, वो गलती से ऊपर वाली लाइन में आ गया। अब ये देखिए, इस पोएम को पढ़िए। कुल मिला के ये एक 8 लाइन की पोएम है, 2 पैराग्राफ में डिवाइडेड है। और ये पोएम देखा जाए तो इसमें पोएम में कहीं भी कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, कहीं भी कोई कॉमा, कहीं भी किसी तरीके का कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है। और ये 8 लाइन के बाद, ये पोएम के बाद फुल स्टॉप है। तो कुल मिला के एक कह सकते हैं कि कंटिन्यूएशन ऑफ थॉट है, एक थॉट उनके माइंड में आया और उस थॉट के बेसिस पर इन्होंने ये 8 लाइन की पोएम लिख दी। अब थोड़ा सा पोएम के बारे में पढ़ लेते हैं, पोएम एक्चुअली है क्या ये। चलिए पढ़ते हैं। दिस 8 line poem is written by famous romantic poet of America, Robert Lee। जैसे मैंने रोमांटिक पोइट्री का मतलब है द पोइट्री विच इज बेस्ड ऑन नेचर। जो नेचर के जो एलिमेंट्स हैं उनको, उनके ऊपर जो पोइट्री लिखी जाती है उसको रोमांटिक पोइट्री बोलते हैं। और केवल 8 लाइन की पोएम है।
इट वॉज पब्लिश्ड इन न्यू हैम्पशायर इन 1923। 1923 में जो पोएम जो थी, उनको पोएम का एक कलेक्शन है न्यू हैम्पशायर, उसमें ये सबसे पहले पब्लिश हुई थी। दिस पोएम इज सेट ऑन ए विंट्री डे एंड डिस्क्राइब्स अ सिंपल नेचुरल हैपनिंग। देखिए पोएम का जो बैकग्राउंड की अगर हम बात करें, थीम की बात करें, तो सर्दियों का मौसम है और चारों तरफ बहुत बर्फ पड़ी हुई, चारों तरफ बर्फ पड़ी हुई, जितने भी पेड़ पौधे हैं लगभग सभी चीज़ें बर्फ से पूरी तरीके से ढकी हुई हैं और बहुत सर्दियों का मौसम है। एंड इट डिस्क्राइब्स अ सिंपल नेचुरल हैपनिंग, और बहुत ही एक साधारण सी घटना होती है, और उस साधारण सी घटना से उनका पूरा जो जो मूड है, उनका जो एटीट्यूड है, वो किस तरीके से चेंज हो जाता है, किस तरीके से उसमें परिवर्तन आ जाता है, ये इस पोएम में 8 लाइन की पोएम में डिस्क्राइब किया गया है। द पोइट इज स्टैंडिंग अंडर अ हेमलक ट्री कवर्ड विद स्नोफ्लेक्स। एक में जैसा कि मैंने बताया विंट्री डे है, बहुत सर्दियों का मौसम है, पूरी तरह बहुत हिमफॉल स्नोफॉल वहां पर हुआ है, और पोइट एक हेमलक ट्री को एक पॉइजनस ट्री होता है, एक जहरीला उसके फल जो होते हैं वो पॉइजनस होते हैं, और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है, खाने लायक के लायक तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो पोइट क्या है कि एक हेमलक ट्री है जिसको जिसको जो पत्तियां हैं, उसकी जो टहनियां हैं, वो सारी की सारी बर्फ से पूरी तरीके से ढकी हुई है, और पोइट उसके नीचे खड़ा हुआ है। द डस्ट ऑफ स्नो फॉल्स ऑन पोइट व्हेन ए क्रो अलाइटन्स ऑन द हेमलॉक ट्री। तभी क्या होता है, कौआ एक क्रो कहीं से आता है उड़ता हुआ और उस हेमलक ट्री के ऊपर आकर बैठ जाता है, और जब वो बैठता है, उसके बैठने से जो जो मूवमेंट होता है, जो फिजिकल वो एक्टिविटी होती है, उसकी वजह से क्या होता है, उसकी ब्रांचेस से स्नो जो उसके ऊपर पड़ी हुई होती थी, स्नो फ्लेक्स पड़े होते थे, वो डस्ट के रूप में आके पोइट के ऊपर आकर गिर जाते हैं। अब इसमें देखिए दो चीजें हैं, एक तो हेमलक ट्री है पहले पोएम में, और पहली पार्ट में, पोएम के पहले पार्ट में, और दूसरा है क्रो। देखिए हमारी कल्चर में भी और वेस्टर्न कल्चर में भी, दोनों में भी हेमलक ट्री और क्रो दोनों को ही बहुत अच्छा शुभ संकेत नहीं माना जाता है। हमारे हमारे कल्चर में भी कौए को बहुत अच्छा संकेत, शुभ संकेत नहीं माना जाता है। द क्रो इज अ सिंबल ऑफ इल ओमेन, किसी अशुभ चीज का प्रतीक होता है कौआ। और हेमलक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री, और जैसा कि हम जानते हैं हेमलक ट्री कैसा एक 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 जहरीला पेड़ है। एंड दीज टू थिंग्स आर कंसिडर्ड इनऑस्पिशियस फॉर मैन, और हमारे लिए ये दोनों ही चीजें बड़ा ही अशुभ समझी जाती हैं। फॉलिंग ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो चेंजेस द मूड ऑफ द पोइट एंड हैज अ ट्रेमेंडस इफेक्ट ऑन हिज हार्ट। तो जैसे ही वो डस्ट, उस कौआ के बैठने से जो टहनी हिलती है और उससे जो बर्फ की डस्ट है वो पोइट के ऊपर आकर गिरती है, और उसके गिरने से उसका मूड एकदम से परिवर्तित हो जाता है, और इस घटना का कवि के जो पोइट है उसके मन पर, उसके हृदय पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। प्रभाव क्या पड़ता है, दिस स्मॉल इंसिडेंट मेक्स हिज हार्ट एंड माइंड इलेटेड विच हैड अदरवाइज बीन ग्लूमी सो फार। इस छोटी सी घटना, जो जो कौए के बैठने की घटना हुई, उससे जो जो स्नो फ्लेक्स थे वो उसके ऊपर गिरे, इस छोटी सी घटना ने पोइट का जो हृदय था, जो कि पूरा उसको लग रहा था कि मेरा पूरा दिन आज का वेस्ट चला गया, मैंने आज भी कोई भी ढंग का काम नहीं किया है, और जो उसका जो मन में जो निराशा थी, वो निराशा एकदम से दूर हो जाती है, और उसको ऐसा लगता है कि जो पूरा आज का मेरा दिन बर्बाद हो गया था, और मैं पूरा दिन कोई भी काम मैंने ऐसा नहीं किया, या कोई भी चीज़ मैंने ऐसे अच्छी नहीं की जो आज मेरे लिए बहुत अच्छी रही हो, अब उसको लगता है, ही फील्स दैट हिज डे हैज़ नॉट बीन वेस्टेड। उसको अब ऐसा लगता है कि चलो मेरा आज का पूरा दिन वेस्ट तो कम से कम नहीं गया है। एंड ही रियलाइजेज, और उसको वो महसूस करता है, दैट फॉलिंग ऑफ स्नोई फ्लेक्स ऑन हिम हैज सेव्ड हिज डे। इस छोटी सी घटना ने उसके उसके हृदय में और उसके मस्तिष्क में परिवर्तन कर दिया, और उसका हृदय अब बहुत ही आनंद का अनुभव करने लगा, और उसको ऐसा लगा कि अब ये मेरा दिन कम से कम पूरा का पूरा वेस्ट तो नहीं हुआ, सम पार्ट ऑफ डे हैज बीन सेव्ड, कम से कम दिन का कुछ हिस्सा तो मेरा बच गया। पोएम की समरी की बात करते हैं। इट इज अ विंट्री डे एंड स्नो इज फॉलिंग ऑल अराउंड, द डस्ट ऑफ स्नो हैज कवर्ड द टॉप ऑफ ट्रीज एंड द पोइट इज स्टैंडिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री विच इज कवर्ड विद फाइन डस्ट ऑफ स्नो। जैसा कि मैंने बताया सर्दियों का दिन है और चारों तरफ बर्फ पड़ रही है, द डस्ट ऑफ स्नो हैज कवर्ड all the trees from the top to bottom, and the poet Robert Lee Frost is standing under a hemlock tree, and the hemlock tree is also covered with dust of snow. What happens, suddenly a crow from somewhere, and as like I told you, the crow is a symbol of ill omen,
अशुभ चीजों का संकेत है. It came from somewhere, from nowhere, and sat down on the top of hemlock tree. Suddenly what happened? A crow from somewhere appeared, and it came and it came down and sat down on the top of the hemlock tree. And like I said, hemlock tree is also a poisonous tree, which is not considered a good thing. This sudden movement of the crow shook the tree, and the dust of snow fell down upon the poet who was standing under it. What happened with the movement of crow? It shook the branches of the tree, and as a result, what happened? The dust of snow fell down upon the poet, and the poet was standing under the tree of hemlock. The arrival of crow and its sitting down on hemlock tree was just a normal incident, and as we know, this incident was just a normal thing. There was nothing uh, great in it. It was just like an ordinary thing which could have happened otherwise. But what happened? The arrival of the crow, कौवे का आना, and it sitting down on the hemlock tree, it was just a normal incident. There was nothing wonderful or astonishing in it. इसमें कोई बहुत ही wonderful, कोई आश्चर्य वाली बात तो नहीं थी. However, these simple and ordinary things made a great impact on the mind of the poet. On the other hand, though it was a very simple and ordinary incident, but it made a huge impact on the mind of the poet. Why? For the poet, his entire day was gloomy and there was nothing great in it, because the poet had this kind of feeling in his mind that he had wasted his entire day, and his entire day has been gloomy and dark, and he did nothing great in his throughout the day. His day has not got well for him so far. उसका दिन बहुत अच्छा नहीं गुजरा था. But the falling of snowflakes from the hemlock tree changed his mood greatly. But what happened? This small incident of a crow coming down and the falling of snowflakes from the hemlock tree, it changed his mood in a great way. And he realizes that his whole day has not been wasted. Now he realizes that he has not wasted his whole day, and the falling of the snowy flakes upon him has made his heart and mind happy. This incident has made his heart and mind happy. He started feeling elated and very joyous. He was very joyous. He is now satisfied that at least some part of his day has been saved, and this made him happy and satisfied. Now he realizes, and he is very much satisfied that at least some part of the day has been saved, and this small incident made him very happy, and he was very satisfied towards the end of the day. तो ये तो है पूरे पोएम की समरी. हम बात करते हैं पोएटिक डिवाइसेस की जो इस पोएम में यूज की गई हैं. 2 और 3 पोएटिक डिवाइसेस मैंने आपके लिए यहाँ पर चूज की हुई हैं. पहला है मेटाफर. तो थोड़ा पोएम की तरफ वापस जाते हैं. द पोएट हैज कंपेयर्ड स्नोफ्लेक्स विद द डस्ट इन लाइन 3. लाइन 3 की तरफ जाते हैं. द डस्ट ऑफ स्नो, द डस्ट ऑफ स्नो, ये यहाँ पर क्या है? ये मेटाफर है. क्योंकि जो स्नोफॉल जब होता है, ठीक है, स्नोफॉल जब होता है तो उसका जो जो स्नो एक्चुअली होती है, इट लुक्स लाइक डस्ट. तो यहाँ पर जो डस्ट है उसको स्नोफॉल, जो बर्फ जो गिरती है, इसको स्नोफॉल बोलते हैं, उससे कंपैरिजन किया गया और एक तरीके का इनडायरेक्ट कंपैरिजन है. एलिट्रेशन एंड सेव्ड सम पार्ट. सेव्ड सम पार्ट, यहाँ एस साउंड इज रिपीटेड. पोएम में देख लेते हैं. एंड सेव्ड सम पार्ट, यहाँ पर एस साउंड रिपीट हो रहा है, दैट इज व्हाई इट इज एलिटरेशन. इमेजरी इन द फर्स्ट पैराग्राफ, ये पूरा का पूरा फर्स्ट पार्ट जो है इसका, द वे द क्रो शुक डाउन ऑन मी एंड डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री, ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है. द पोएट इज ट्राइंग टू क्रिएट अ पिक्चर इन फ्रंट ऑफ द with the minds of the reader, so that they can imagine this whole scenery, and they can imagine the whole thing that actually happened there. वहाँ सारी चीज़ें जितनी हुई उसको जो रीडर्स हैं वो उसको इमेजिन कर चुके. हो सकता है ऐसा ना हुआ हो, लेकिन सिर्फ ये एक पोएट ने अपने इमेजिनेशन से ये पिक्चर ड्रॉ करने की कोशिश की है हमारे सामने. तो ये जो इसमें पोएटिक डिवाइस है वो है इमेजरी. एंड इसमें एक और है एजोनेंस, अ प्रोमिनेंट वॉवल साउंड इन लाइन. जो देखिए एजोनेंस वो पोएटिक डिवाइस है जिसमें कि वर्ड्स में वॉवल साउंड बार बार रिपीट होता है. और इसका जो एग्जाम्पल लाइन से लिया गया है, शुक डाउन ऑन मी. पोएम में देखते हैं कहां पर है. शुक डाउन ऑन मी, देखिए इसमें ओ साउंड रिपीट हो रहा है.
ओ जो है वो एक वॉवल साउंड है, स्ट्रॉन्ग वॉवल साउंड है, वो बार बार रिपीट हो रहा है। सो दिस पोएटिक डिवाइस इज एजोनेंस। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में आपका क्या सजेशन है, उस सजेशन के बारे में मुझे ज़रूर अवगत कराएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो पर कमेंट करें, और आपका जो भी सुझाव है उसके बारे में मुझे ज़रूर अवगत कराएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।